नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका अपना सरबजोत सिंह इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इनफैक्ट जब भी बात करता हूँ तो मैंने जैसे कि अपनी वेबसाइट पे भी लिखा है, जिस पे आप ये वीडियो देख पाएंगे, या मेरी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हैं वहाँ आपको मिलेगा। मेरी इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, हाँ मैं एक रेवोल्यूशनिस्ट हूँ और मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ हर एक जो बुराई है उसके खिलाफ, जो भी हमें लगे कि पब्लिक जो हमारे इनफैक्ट मैं इस देश के साथ बताऊँ, इंडिया के साथ, तो इंडिया का भला होना ही सबका भला होना है। पर हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इनफैक्ट शुरू से ही हम लोगों का दोहन किया गया है पॉलिटिशियंस के द्वारा। कौन सा पॉलिटिशियन है जो आज गरीब है या जो मरता गरीब है? पर वो जनता बहुत सारी है जो शायद पैदा भी गरीब होती है और गरीब मर जाती है, पर कुछ लोग जो है अपनी मेहनत के बल पे, अपनी स्मार्टनेस के बल पे अच्छे पैसे कमा लेते हैं, वो मरते गरीब नहीं हैं। लकी पीपल दे आर। हाउएवर, जो हमारे समाज की, जो हमारे भारत देश की एक व्यवस्था है, इट्स लाइक सिस्टम दैट वी पीपल आर फॉलोइंग, सो करप्ट, इट्स सो करप्ट दैट इसके अंदर पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ राजनेता या उनके परिवारों के लिए ही है। ताजा उदाहरण, आज की डेट में सन 2014 के बाद हम एक डिक्टेटर के द्वारा रूल किए जा रहे हैं। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डिक्टेटर। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यूज किया जा रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो टाइम एंड अगेन ये शो करती हैं कि वो एक डिक्टेटर है। कैसे? देखिए, आज तक जब भी इस देश को कोई प्रधानमंत्री मिला है, उसके अंदर जो सिंगल लीडिंग जो पर्सनालिटीज जो ओवर एंड अबव द सिस्टम अपने आप को बस प्रोजेक्ट करती रही हैं, उनमें से आप देखेंगे तो सबसे जो उदाहरण के तौर पर जो लोग आए हैं, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सिंगल लाइक एंटिटी जो अपने आप को प्रमोट करते रहे। इंदिरा गांधी ने बहुत प्रमोट किया, अच्छे गलत काम सब किए, इमरजेंसी लगाई, 1984 का जो दरबार साहिब पे अटैक था वो प्लान किया, और तो और ये मतलब ऐसे लोग रहे हैं जिनके पीछे लोग इतने पागल हो गए कि एक पूरा नरसंहार, एक पूरा का पूरा सेबोटेज सिस्टम कर दिया, सिखों का खून सड़कों पे बह गया। एक उनके देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चीजें बोली हैं, इसके अंदर अब महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे, वो कौन था? कितने लोगों का कत्ल हुआ महात्मा गांधी के डेथ के बाद? अगर आप एक सिंगल कम्युनिटी को सिर्फ इसलिए कि उनके सिक्योरिटी गार्ड जो सतवंत सिंह बेअंत सिंह, अगर आप हमारे जज्बातों को छेड़ेंगे तो कोई ना कहीं से ऐसा आएगा ही। आगे बात करते हैं, जिस मेन मुद्दे पे आज बात करने के लिए आया हूँ उसके ऊपर चले, नहीं तो इस मेन मुद्दे का भटकाव हो जाएगा। फिर लार्जर देन लाइफ इमेजेस, उसके बाद आनी कम हो गई। लार्जर देन लाइफ इमेजेस जो अपने आप को समझते रहे हैं, उनके अंदर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, आई डोंट थिंक कि उनके अंदर कोई और आके बैठा। वीपी सिंह वाज, यू कैन नॉट कॉल हिम लार्जर देन लाइफ। देन आई.के. गुजराल, यू कैन नॉट कॉल हिम लार्जर देन लाइफ। मजबूरी के प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है। यस, राजीव गांधी थॉट कि वो एक लार्जर देन लाइफ प्रधानमंत्री बन जाए, बट ही वाज अ फेलियर टोटल। एक्चुअली बहुत सारी चीजें नहीं आई होंगी, पर उसमें से कुछ चीजें एक समझ लीजिए टीम वर्क की तरह से भी काम किया। पर अब उसके बाद की जो रही, नरसिम्हा राव वॉज नेवर अ लार्जर देन लाइफ प्राइम मिनिस्टर, ही हैड अ टीम विद हिम। उसके बाद नंबर आता है अटल बिहारी वाजपेयी, अगेन वही लार्जर देन लाइफ वाली कम्युनिटी के, हम ये करेंगे वो करेंगे, बातें बहुत सारी। जो पुराने किए हुए काम थे, पुरानी सरकारों को उनके अपने नाम से प्रमोट किया गया, जिसमें से एक पोखरण विस्फोट था जो परमाणु बम को टेस्ट करने वाली बात थी। इनफैक्ट उसके बाद जब आगे चलते हैं तो सरदार मनमोहन सिंह, ही वॉज नो डाउट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। हाउएवर, वहां पे भी वो लार्जर देन लाइफ वाली बात नहीं थी, पर वहां पर एक टीम थी जिसने काम किया, और जिस टीम की वजह से उनको बहुत बेइज्जती सहन करनी पड़ी। मौन मोहन सिंह करके कुछ नाम उनके डाले गए कि आप मौन रहते हो, आपके कदमों के नीचे से पूरी धरती खिसक रही है, आपको पता नहीं लगता, आप बोलते नहीं हो। स्टिल एक टीम वर्क का काम था, जिसके अंदर शेकी जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी थी, उसके बावजूद इंडिया की इकोनॉमी बची रही।
उनके बाद 10 साल के बाद, इनफैक्ट मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि वो जितना मर्जी बहुत अच्छा काम किया, पर वो जो बाकी के लोग उनको घेरे हुए थे, उन्होंने करप्शन के अंदर रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। लाखों करोड़ों रुपए के करप्शन हुए, 2G घोटाला, कोयला घोटाला एंड सो ऑन। आज बात आती है मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, जो बहुत ज्यादा अपने नाम के नारे लगाते हैं, नो मोदी मोदी एंड ऑल। सो वो अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन इंडिया छवि की तरह से पेश कर रहे हैं, और सारा का सारा जो पावर है वो 3 लोगों में सिमट के रह गया है। अरुण जेटली लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जिधर मर्जी, लेफ्ट साइड वाला बोल दीजिए उनको या राइट साइड वाला बोल दीजिए। एक साइड के अंदर अमित शाह, वो उनको भी आप लेफ्ट साइड बोल दीजिए या राइट साइड बोल दीजिए, और फिर सेंटर में मिस्टर मोदी एंड फ्यू मोर पीपल, बट इट्स नॉट लाइक अ टीम वर्क। अब मैंने वो जो वर्ड यूज किया था तानाशाह, वो कैसे साबित होता है? एक दिन शाम को आते हैं टीवी पे, बोलते हैं जी कि आज के बाद नोट बंद। व्हाट इज दिस? आपको मैं एक बात बिल्कुल तरीके से जो मुझे समझ आई है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी प्रोग्राम्स पिछली सरकारों ने चलाए थे, उनके नाम बदल कर अपने नाम से प्रमोट करते जा रहे हैं। अब योजना आयोग था, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया वाज वाइस चेयरमैन ऑफ योजना आयोग, जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोलते थे, उसको करप्ट करके नीति आयोग बना दिया। चीज वही थी। कई चीजें, कई पॉलिसीज, जैसे पहले विरोध करते रहे जी, नहीं जी ये नहीं चलेगा जी, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है वो तो बड़ा गलत काम है, इससे तो वो रिटेल की बात थी। अब जबकि मिस्टर मोदी आए हैं तो उन्होंने डिफेंस के अंदर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी शुरू कर दी है, और उसके पीछे क्या ताकतें काम कर रही हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मिस्टर अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस काम करने जा रही है, तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा एक्चुअली। फिर उसके बाद जब 2010 में, शायद नहीं 2012 में एक नया कानून आता है, 2014 में इनफैक्ट वो कानून आया था, उसमें आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट एग्जैक्टली, बस कानून था कि जी इस साल से 2010 से पहले के जितने भी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स, जिनके ऊपर साल नहीं लिखा हुआ, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या ईयर ऑफ प्रिंटिंग नहीं लिखा हुआ, उनको बंद कर दिया जाता है। तो उसके ऊपर इतना हो हल्ला मचाया कि इकॉनमी डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अचानक एक दिन अवतरित होते हैं, टीवी के ऊपर आते हैं जी, आज रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। और बहाना क्या दिया जी? इससे काला धन खत्म हो जाएगा। दूसरा बहाना क्या दिया जी? इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा। और तीसरा बहाना क्या दिया जी? कि जो लोग हैं जो करप्शन को आसानी से अभी भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो काला धन निकलकर बाहर आ जाएगा। आया? सॉरी, बट मैं यहाँ पे वो वाले वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता जो मेरे मन के अंदर से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नकली नोट था वो थर्ड, कि नकली नोटों के ऊपर लगाम लग जाएगी। यू नो, आप बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टेररिस्ट्स के पास वही 2000 रुपए वाले नोट वापस पहुंच गए। अब नकली करेंसी वही वापस छप रही है। उसके बाद आपने बोला कि जी काला धन बाहर आ जाएगा। अरे ये तो इतना पुराना जुमला हो गया आपका। आपके जो राइट या लेफ्ट वाले वो हैं मिस्टर अमित शाह, वो पहले ही बोल चुके हैं कि तो चुनावी जुमले थे, किन चक्करों में लगे हो, कोई काला धन नहीं है, किसी को 15 लाख नहीं मिलने वाले। यू नो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जिस दिन आपने अनाउंसमेंट की, उस दिन मैं अपने ऑफिस से घर पहुंचा। जाते ही मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि बहुत बढ़िया काम करा है नोटबंदी लागू होने से, और जो आपने बातें बोली हैं उनसे एक्चुअली में अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम जैसे जो छोटे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो उन लोगों को भी कुछ बूम मिलेगा। क्योंकि ऐसा 1970s के अंदर, जब आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, वहां पे पहले भी एक बार नोटबंदी हुई थी, तो जो बहुत बड़े बड़े ब्लैक मार्केटियर्स थे उन्होंने अपने पैसे, हमने सुना है, आई वाज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम, आई सपोज, या आई वाज वेरी स्मॉल, मैंने सुना है कि उस टाइम पे भी लोगों ने अपने पैसे को जो है नालियों में बहाया, आग लगाई, कूड़े में डाला, कईयों को कुछ करना पड़ा था उस टाइम वो नोटबंदी के अंदर। और उसके बाद जो छोटे छोटे लोग थे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए, नए नए बिजनेस हाउसेस बढ़ के आए, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा शायद होगा। अच्छी बात है जी, नोटबंदी होनी चाहिए। जिन लोगों ने काला धन एक्चुअल में छुपा के रखा है बाहर आएगा। पर हल्के हल्के डे बाय डे उसकी असलियत सामने आ गई कि ये नोटबंदी सिर्फ एक आई वॉश था।
मैंने एक्चुअल में किसी भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के किसी भी बंदे को इसके खिलाफ बात करते नहीं सुना। क्या उन लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ा? और अगर नहीं लगना पड़ा लाइन के अंदर तो क्यों नहीं लगना पड़ा? 100 से ज्यादा लोग लाइनों में लगने के कारण मर जाते हैं। कुछ के घर में शादी है तो प्रधानमंत्री जी वहां पता नहीं जापान गए थे कहां पे, वहां हंस के हंसी उड़ा रहे हैं, घर में शादी है, पैसा नहीं, ऐसे करके करा था उन्होंने, कुछ मैंने देखा था। तो क्या व्हाट वाज इट लाइक? यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ योर ओन पीपल, यू आर रिप्रेजेंटिंग, आप जाके उनका मजाक उड़ा रहे हो यार। इतने बेहुदा प्रधानमंत्री हो आप, अपने ही लोगों का मजाक के, घर में पैसे नहीं है, यूं करके हाथ मार के नोट तो बंद हो गए, घर में शादी है, पैसा नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? आपके पास पहले से स्टॉक में मनी क्यों नहीं था प्रिंटेड? आप बैंक में बुलाते, लाओ जी ये पैसे जमा कराओ, जितने हैं जमा कराओ, जितने हैं ले जाओ, एक नंबर की सर्कुलेशन में पैसा आ जाता, और जिनके पास एक नंबर की सर्कुलेशन में नहीं था वो नाली में बहा देते। पर आपने तो मौका दिया, आपने कहा जी कि ये जमा कराते रहो, जमा कराते रहो, जमा कराते रहो, और उसके बाद लेने के टाइम में किसी दिन आप कह रहे हो जी 4000 मिलेंगे, कभी आप कह रहे हो जी 2200 मिलेंगे, कभी आप कह रहे हो 2000 मिलेंगे। आपकी पॉलिसी डिजाइन नहीं है। लोग ना एक बात करते हैं कि मैंने इनफैक्ट ये मेरी वो नहीं है, ये नेट के ऊपर ही मैंने कहीं से पढ़ा था कि जिसको चाय पीने के बाद खाली कप पकड़ाना चाहिए था, लोगों ने उसको देश पकड़ा दिया। क्या ये सच है क्या? मतलब इतनी आपकी पॉलिसीज नहीं है क्या? एक आपने लगा रखा है मिस्टर केतली, ओ सॉरी आई एम रियली सॉरी, मिस्टर जेतली को कि जी आओ आप हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल लीजिए। अरे वकील से फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे हो, उनकी भी कौन सी तैयारी थी? उनके पास भी कोई पॉलिसी डिजाइन नहीं है। अचानक से आप एक दिन फैसला कर देते हो जी ये हो जाएगा, और झूठे मूठे फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लेके कभी आप लाल किले से खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, कभी आप टीवी पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। लाइक यू पीपल आर एक्चुअली डम्ब पीपल। और पता नहीं क्यों 31% लोगों से मुझे कोई गुस्सा नहीं है जी। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो 31% लोगों ने आपको, जिन्होंने वोट डाल के प्रधानमंत्री बना दिया और आपको लेके आ गए, मैं एक्चुअल में आई कैन चैलेंज इट कि बीजेपी के अंदर भी जो बहुत अच्छे समझदार लोग हैं वो भी आपसे परेशान है, आपकी पॉलिसी से। आप तानाशाह की तरह जब मर्जी उठते हो, कुछ ना कुछ बोल देते हो। मैं सच बोल रहा हूं, मैं कुछ ऐसे बीजेपी वाले लोगों को जानता हूं जो मतलब शर्मिंदा हैं। वो कर क्या बैठे? फर्स्ट लाइन के अंदर कितने अच्छे लीडर्स होते थे। मैं आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी पर्सन बिकॉज आई एम नॉट सपोर्टिंग यू एंड योर पार्टी, हाउएवर आई नो देयर आर फ्यू पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं बीजेपी के अंदर। उनको ओवरलुक करके आपको क्यों सत्ता दे दी गई, मुझे समझ नहीं आया। आपने कैसा सौदा किया? अरे आप जाके वहां बोलते हो मेरे खून में व्यापार है। अरे भाई साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ चाणक्य जी की कोई नीति बोलती है कि जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। तो मतलब आप भिखारी ही बनाना चाहते हो क्या इंडियंस को? चलो नोटबंदी, उसके बाद आ गया जीएसटी, बिना तैयारी के, बिना वो पॉलिसी के, बस सचमुच वो चाय वाला और केतली वाला काम आप दोनों कर रहे हो क्या, आप और जेटली जी? मतलब एक्चुअली में मतलब इट्स लाइक रियलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि वो जो जीएसटी आपने लागू कर दिया उसकी पॉलिसीज नहीं है पता आपको। आप वहां से गुणगान करते हो जी 93,000 करोड़ रुपए हमारा फंड इकट्ठा हो गया, जब 63,000 करोड़ रुपए की आपके ऊपर वापस क्लेम्स आ जाते हैं कि जी इतना तो हम पहले जमा करा चुके हैं। तो क्या हुआ? आपने क्या कर लिया? ये क्यों तानाशाह बन रहे हो यार? और इनफैक्ट आपको सुनाने के बहाने मैं इस जनता से बोलना चाह रहा हूं कि प्लीज डू इट वाइजली। अभी भी बहुत मौका है, अगली बार चलो कोई बात नहीं, 5 साल दे दिए, इन्होंने खा लिया देश को, तोड़ तोड़ के, खोद खोद के खा लिया। इन्होंने कहा था मैं देश नहीं लुटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं खुद ही लुटाऊंगा और मैं खुद ही मिटाऊंगा। शायद इन्होंने ऐसा ही कहा। अब की बार समथिंग सरकार व्हाटएवर। चलो तीसरी चीज, अब ये पड़ गए हैं बुलेट ट्रेन के पीछे। सबसे बड़ी हैरानी तो मुझे शिंजो आबे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, उसके ऊपर हो रही है कि मतलब इतना समझ नहीं आ रहा क्या तुम कर क्या रहे हो। हाँ शायद मुझे समझ आया कि वो कर क्या गए, तुम्हें पता ही नहीं लगा। 1,10,000 करोड़ की बात करी है आपने, उसमें से 88,000 करोड़ आपको उसमें मिलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, लोन, और जो आपने रीपे करना है अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। सो भैया वो शिंजो आबे आके आपके वो रोड शो में आपकी इलेक्शन कैंपेन करके चले गए, वो फ्री में नहीं करके गए, आपसे सौदा करने आए थे, सौदा करके चले गए। और आपने हर एक पैदा होने वाले अगले 20 साल तक
जो भी इस मुल्क की आबादी है 130 करोड़ तकरीबन, तो आपने पहले दिन से उनको कर्जाई बना दिया, क्योंकि आपने 1,10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू कर लिया जिसकी कोई वायबिलिटी नहीं है। उसके अंदर आपने एक एक बच्चा जो अभी आगे पैदा होने वाला है 20 साल तक, उसको भी कर्जाई बना दिया है। आप कैलकुलेशंस करके देख लीजिए। और ये अपील मेरी जनता से भी है कि आप भी कैलकुलेशंस करके देखिए कि ये जो हमारे को कर्जाई बनाया गया है, क्या आप उस बुलेट ट्रेन पर चढ़ने वाले हैं? उस बुलेट ट्रेन का फायदा क्या? आज रोज खबर आती है कि एक अनमैन्ड फाटक के ऊपर एक गाड़ी से गाड़ी टकराई, इतने लोग मर गए। एक गाड़ी डीरेल हो गई, इतने लोग मर गए। अरे पहले इनको तो संभाल लो। और ज्यादा ही कुछ आप एडवांस होना चाहते थे तो आपने अगर कॉपी करना है तो जिस मुल्क के पीछे दिन रात हाथ जोड़कर घूमते हो, अमेरिका, उसको कॉपी कर लो यार। उसके यहां कोई बुलेट ट्रेन है? नहीं है। वो बुलेट ट्रेन नहीं चलाता, वो जहाज उड़ाता है। तो आप भी वहीं चले जाते। 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन बनाने की बजाय 200 करोड़ रुपए के जहाज ले लेते, बोइंग 737-800 या कुछ और थोड़े से अच्छे एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस कर लेते। तो एक ही बार में 250 लोगों को लेके उड़ जाता है जहाज, और किराया कम लगाएगा। अभी आपने थोड़े दिन पहले खुद ही तो स्कीम वो लॉन्च की थी कि वो उड़ेगा आम आदमी। अरे आपको तो आम आदमी के नाम से एलर्जी है। वो क्या थी, वो साधारण आदमी उड़ेगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा। वो वैसी कुछ स्कीम में कर लेते यार। ये क्या बुलेट ट्रेन के पीछे पड़ गए, पता नहीं क्यों ये चुनावी हथगंडा लगा रहे हैं। आप फालतू के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। एक एक बच्चे को आपने कर्जई कर दिया। पैदा होने वाले भी अगले 20 साल तक बच्चे के ऊपर कर्जा होगा, क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है। इससे काफी स्कूल्स खुल सकते थे, इससे काफी हॉस्पिटल्स अच्छे बन सकते थे, रेलवे का एग्जिस्टिंग नेटवर्क सुधर सकता था, और जहाज खरीद लेते यार। इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको बढ़िया ए क्वालिटी की देनी है तो एरोप्लेन्स दीजिए। वहां ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई अनमैन्ड फाटक नहीं है जिसके अंदर से सॉरी गाड़ी आके और दूसरे पे लग जाएगी और डीरेलमेंट भी नहीं होगी वहां। तो भैया देखो, ऐसा है, मैं तो बहुत छोटी सी बुद्धि वाला है, छोटा सा बिजनेस कंसल्टेंट और पर्सनल कंसल्टेंट हूं जो अपने बच्चों के लिए थोड़े से पैसे कमाता हूं। अगर ईश्वर की कृपा से आपको सेवा का मौका मिला है तो कुछ ऐसा करो कि किसी का भला हो। तुम तो पता नहीं अपने दोस्तों का ही भला करते रहते हो यार। ऐसा मत करो प्लीज, माफ नहीं करेगी दुनिया। और आप सबसे अपील है, अगर आपको मेरी इन बातों में थोड़ा सा भी समझ आई हो कि कुछ है, तो प्लीज अगेन इस वीडियो को जहां मिले वहां से अपने सब दोस्तों में शेयर करो। मैं आपके साथ अपने विचार 100% दोबारा से फिर दोबारा साझे आपके साथ बांटने, आपके साथ विचार। अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, जहां ये वीडियो मिल रही है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां पे, वहां नीचे कमेंट्स के रास्ते आप मुझे ये सजेशन दे सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी अभी नीचे स्क्रॉल के अंदर आ जाएगा। ईमेल आईडी में या नीचे जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपना सवाल, अपना सजेशन, अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में, अगले अपने ब्लॉग्स के अंदर मैं उस सवाल के बारे में या उसके ऊपर डिस्कशन कर सकूं। और आपके फीडबैक से मुझे सुधरने में बहुत मौका मिलेगा। मैं सुधरने को तैयार हूं, पर आपकी आवाज मैं उठाता रहूंगा। धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।